बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी साइटोप्लाज्म। अब देखना ये है कि ये साइटोप्लाज्म क्या है। देखिए, लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो जिंदा मटेरियल है, लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू, हम यूकैरियोटिक सेल का जो जिंदा मटेरियल है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जी। डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसको दो पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, एक पार्ट साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा जो है वो न्यूक्लियस होता है। एंड बोथ टू आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को इकट्ठे नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये दोनों प्रोटोप्लाज्म हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ प्रोटोप्लास्ट होता है, अगर इन दो में तीसरी सेल मेम्ब्रेन भी शामिल कर लें तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोटोप्लाज्म का एक अहम पार्ट है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक न्यूक्लियस और एक आमतौर पे आता है जनाब साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ aqueous ground substance containing जी साइटोप्लाज्म जो है ये मुश्तमिल है आबी मैदानी मादे पर, यानी ये एक्वेस यानी आबी, ग्राउंड यानी मैदान है, यानी ये ऐसा मादा है जिसके अंदर सारा पानी भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म जो है ये कंटेन एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस containing a variety of cell organelles, देखिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल ऑर्गेनेलीज़ पाए जाते हैं एंड अदर इंक्लूजन्स, और इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। और वो अदर इंक्लूजन जो दूसरी चीज़ें इसमें शामिल हैं, वो अदर इंक्लूजन में कौन कौन सी चीज़ें देखे आएंगी। अदर इंक्लूजन में इनसॉल्युबल वेस्ट हैं एंड स्टोरेज प्रोडक्ट हैं जी। इनसॉल्युबल वेस्ट जी, अदर इंक्लूजन में जो दूसरी चीज़ें शामिल हैं वो हैं जनाब इनसॉल्युबल वेस्ट और इसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट। जी, ऐसे मटेरियल जो यहाँ स्टोर होते हैं उन्हें स्टोरेज प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का जो जिंदा मटेरियल है, लिविंग कंटेंट है, हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और इन दोनों को हम इकट्ठे नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ़ अक़साम के ऑर्गेनेलीज़ पर एंड अदर इंक्लूजन्स, और इसमें और चीज़ें भी शामिल हैं। और वो कौन सी चीज़ें देखें शामिल हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट, ना हल होने वाले जी वेस्ट मटेरियल हैं, और इसके अलावा जो हैं वो स्टोरेज प्रोडक्ट हैं। अब साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है यानी हल होने वाला हिस्सा है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। अब साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पोर्शन, और ये जो सॉल्युबल पोर्शन है इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, और यही जो है बनाता है जी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ए साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो आबी हिस्सा है, जो एक ग्राउंड सब्सटेंस है, वो साइटोसोल की वजह से बनता है। तो साइटोसोल क्या है, ये सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। इट फॉर्म द जी ये बना लेता है जी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ए साइटोप्लाज्म,
एंड केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर। और कीमियाई तौर पर इस साइटोसोल के अंदर जी 90% जी वाटर मौजूद है। तो साइटोसोल्स में 90% जी इसके अंदर वाटर मौजूद होगा। और बाकी जो है इसमें मुख्तलिफ तरह के आम तौर पे सॉल्यूशन मौजूद हैं। इट फार्म द सॉल्यूशन। देखें अब इसके अंदर जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, इट फार्म द सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन बनाता है कंटेनिंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इस सॉल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं तमाम ज़रूरी फंडामेंटल केमिकल्स, तमाम ज़रूरी केमिकल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लिए जितने केमिकल ज़रूरी होते हैं वो तमाम तर आमतौर पे केमिकल्स, बुनियादी केमिकल इस सॉल्यूशन के अंदर, इस महलूल के अंदर जी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये जो आम तौर पे साइटोसोल्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सॉल्यूशंस हैं, हम इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं जी। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस और एक को नाम देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जी ये दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशंस हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन है। जो ट्रू सॉल्यूशन है ये कैसे बनते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर आयंस, छोटे मॉलिक्यूल या आयंस जो मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। इसी तरह जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसे हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो साइटोसोल्स के अंदर जो एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस है वो आमतौर पे मुश्तमिल है सॉल्यूशंस पर, और इस सॉल्यूशन के अंदर तमाम ज़रूरी केमिकल जो लाइफ के लिए चाहिए होते हैं मौजूद होते हैं। और ये जो सॉल्यूशन हैं ये दो तरह के हैं। एक को हमने कहा है ट्रू सॉल्यूशन, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन जो हैं ये मिलकर बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, और दूसरे होते हैं जनाब कोलाइडल सॉल्यूशंस, यानी बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये दो तरह के होते हैं जी। एक को सोल कहते हैं, दूसरे को जेल कहते हैं। जो जेल होते हैं ये विस्कस होंगे, ये गाढ़े होते हैं, और जो सोल होते हैं ये नॉन विस्कस होते हैं, ये पतले होते हैं। तो ऐसे आमतौर पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो नॉन विस्कस होंगे वो सोल, और जो विस्कस होंगे उन्हें हम कहेंगे जेल। और जो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट है, बाहर वाला हिस्सा होता है, ये आमतौर पे जेल पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो विस्कस फार्म में पाए जाते हैं, गाढ़े सॉल्यूशन की फार्म में पाए जाते हैं। तो होता बाहर वाला हिस्सा कोलाइडल है लेकिन वो जेल फार्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब फंक्शन देखने हैं, क्या फंक्शन है? सबसे जो अहम फंक्शन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, कि इट एक्ट एज स्टोर हाउस, कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है जी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट एक्ट एज स्टोर हाउस, कि ये स्टोर हाउस के तौर पे काम करेगा, यानी मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो आम तौर पे रिएक्शंस के लिए चाहिए होते हैं वो तमाम तर मॉलिक्यूल्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है? कि इट एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर द केमिकल, कि ये केमिकल के लिए स्टोर हाउस है। वजह के डिफरेंट टाइप के जो आगे मेटाबॉलिज्म होने हैं वो होने हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसी वजह से उनके लिए चाहिए होंगे मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स, तो वो यहाँ स्टोर होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ डिफरेंट टाइप के इसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, और ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनमें से एक रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है इनटू पायरोविक एसिड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है।
तीसरी बात यह है कि इट आल्सो कंटेन द वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। देखें जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन तमाम की मौजूदगी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये ऑर्गेनेलीज कौन से हो सकते हैं? देखें राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूक्लियस हैं, अच्छा एंड सो ऑन। ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो किसी चीज़ से अटैच नहीं होते, ये फ्री फ्लोटिंग जो आज़ादाना तैरने वाले ऑर्गेनेलीज हैं सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैंने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये मूव अबाउट करते रहते हैं इन साइटोप्लाज्म। तो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये आमतौर पे मूव करते रहते हैं। और इनकी जो मूवमेंट है वो क्यों होती है? इनकी मूवमेंट होती है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट। देखें भाई ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है ये ऐसे मूव करता रहता है, ये चलता रहता है, ये घूमता रहता है। और इस घूमने की वाली जो मूवमेंट है इसे साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट कहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग जो मूवमेंट है हम इसे साइक्लोसिस भी कहते हैं, साइक्लोसिस। तो जो साइक्लोसिस होती है उसकी वजह से जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मूव करते रहते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इस साइटोप्लाज्म के घूमने की वजह से। और ये जो आमतौर पे साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट है, दिस इज द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये एक्टिव मास मूवमेंट है ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म की एनर्जी की वजह से मूवमेंट है, यानी एटीपी की वजह से ये एक्टिव मैस मूवमेंट है। मैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मटेरियल सारे इकट्ठे मूव करते हैं, तो ये एक्टिव मैस मूवमेंट है ऑफ द साइटोप्लाज्म। आज जो हमारा टॉपिक था वो था साइटोप्लाज्म। अल्लाह हाफिज़।